नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे गुजरात के प्राचीन सोमनाथ मंदिर के हजारों साल लंबे और बेहद दिलचस्प इतिहास में गोता लगाने वाले हैं। इसका इतिहास सिर्फ ईंट पत्थरों का नहीं है, बल्कि कई अलग-अलग नजरियों की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। तो आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से मंदिर की उस बेहिसाब दौलत से शुरू होकर 1026 के उस मशहूर हमले की अलग-अलग कहानियों, फिर अंग्रेज़ों की कूटनीति और आखिर में इसके आधुनिक पुनर्निर्माण तक जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सोमनाथ की इस प्राचीन संपत्ति से, जिसकी वजह से ये हमेशा से चर्चा में रहा। आखिर इस मंदिर के पास ऐसा क्या था? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 17। जी हाँ, ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो सदियों के दौरान इस मंदिर पर एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार हमले हुए और इसे लूटा गया। अब ये आंकड़ा ही अपने आप में चीख-चीख कर बताता है कि यहाँ कितनी अकूत संपत्ति रही होगी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी दौलत आखिर आई कहाँ से? खैर, इसका जवाब छिपा है इसके भूगोल में। गुजरात के पश्चिमी तट पर होने की वजह से ये अरब सागर का एक बेहद व्यस्त और अमीर बंदरगाह था। इसके अलावा कपिला, हिरन और सरस्वती, इन तीन नदियों का त्रिवेणी संगम इसे एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान भी बनाता था। जाहिर है, एक ऐसा प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र विदेशी हमलावरों की नज़रों में तो आना ही था। अब आते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े पन्ने पर, साल 1026 में महमूद गजनवी का वो बड़ा हमला। मजे की बात यह है कि अगर हम अलग अलग ऐतिहासिक किताबें उठाएं तो हमें इस एक घटना की बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। अगर हम उस दौर के ग्रंथों की तुलना करें तो फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ तुर्क फारसी लेखक हैं जिन्होंने इसे काफिरों के खिलाफ एक बड़े धार्मिक युद्ध की तरह पेश किया और मंदिर के विनाश को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर लिखा। क्यों? ताकि इस्लामिक दुनिया में उनकी राजनीतिक ताकत और रुतबा बढ़ सके। वहीं दूसरी तरफ जैन और संस्कृत ग्रंथों में इसे महज एक आम राजनीतिक लूटपाट की तरह दर्ज किया गया है। उनके मुताबिक हमले के बाद स्थानीय व्यापार और आम जनजीवन बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहा। इतिहासकार रोमिला थापर का विश्लेषण यहाँ काफी कुछ साफ करता है। कई ऐतिहासिक स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं कि गजनवी द्वारा मन्नात नाम की मूर्ति को तोड़ने की जो बातें कही गईं, वो शायद पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। ऐसा सिर्फ इसलिए घड़ा गया ताकि गजनवी को इस्लाम के एक महान रक्षक के तौर पर पेश किया जा सके। मतलब इन भारी भरकम कहानियों के पीछे का असली खेल ऐतिहासिक सच बताना नहीं, बल्कि विशुद्ध राजनीति था। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। 1264 के संस्कृत शिलालेख कुछ और ही तस्वीर पेश करते हैं। इन लेखों से पता चलता है कि हमले के कुछ दशकों बाद ही स्थानीय हिंदू शासक खुद अरब व्यापारियों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दान दे रहे थे। है ना हैरानी की बात? ये इस बात का पक्का सबूत है कि दोनों समुदायों के बीच व्यावसायिक और सामाजिक संबंध न सिर्फ कायम थे, बल्कि काफी फल फूल भी रहे थे। चलिए अब समय के पहिए को थोड़ा और आगे घुमाते हैं और सीधे 19वीं सदी में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज ने अपने फायदे के लिए इस इतिहास को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। बात है 1842 की। उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बड़ी अजीब और सनसनीखेज घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान से सोमनाथ के दरवाजे वापस भारत लाएंगे। अब ये असल में क्या था? ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे अंग्रेजों ने इतिहास को तोड़ मरोड़कर उसे एक हथियार बना लिया। उनका असली मकसद उन दरवाजों से कोई प्यार नहीं था, बल्कि वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में मिली अपनी भयानक हार से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहते थे और साथ ही भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जानबूझकर एक गहरी खाई खोदना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल, सिंपल। राजनीति और विनाश की इन सारी उलझी हुई कहानियों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। एक और बहुत अहम पहलू है और वो है आस्था। इस जगह ने अपनी आध्यात्मिक पहचान कैसे बचाए रखी? एक बहुत ही वाजिब सा सवाल जहन में आता है। जब मुख्य मंदिर का ढांचा बार बार टूट रहा था, खंडहर बन रहा था, तो आम तीर्थयात्रियों ने अपनी भक्ति और उस जगह से अपना जुड़ाव कैसे कायम रखा? इसका जवाब हमें मिलता है 1783 में। मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस खंडहर हो चुके मुख्य मंदिर के ठीक सामने बड़ी ही सादगी से एक वैकल्पिक मंदिर बनवा दिया। इस एक कदम ने तीर्थयात्रियों को पूजा करने का एक नया और सुरक्षित विकल्प दे दिया। आज के समय में सोमनाथ ट्रस्ट ने लोगों की सुविधा के लिए इस ऐतिहासिक अहिल्याबाई मंदिर का बहुत अच्छे से जीर्णोद्धार भी किया है। ये अपने आप में श्रद्धा और इतिहास के जीवित रहने का एक बड़ा खूबसूरत प्रतीक है।
और अब बात करते हैं इसके आधुनिक स्वरूप की। आज जो भव्य मंदिर हम देखते हैं, आज़ादी के तुरंत बाद उसे दोबारा खड़ा करने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। भारत के आज़ाद होने के ठीक बाद जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ गए थे और वहीं से उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं, एक ट्रस्ट बना और फिर 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस नए मंदिर का पूरे सम्मान के साथ उद्घाटन किया। जाहिर है, इस जगह की इतनी पुरानी विरासत थी तो वास्तुकला भी खास होनी चाहिए थी। इसके लिए पारंपरिक मंदिर वास्तुकला के माहिर माने जाने वाले सोमपुरा परिवार को इसका जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने इस नए ढांचे को बिल्कुल विशुद्ध नागर शैली में डिजाइन किया, जो हमारी प्राचीन मंदिर कला की एक बहुत ही खास और जानी मानी शैली है। तो इन सारी बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सोमनाथ सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है। 2026 में इस आधुनिक मंदिर को बने हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे। ये अपने आप में इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी मजबूत हैं और उनका लचीलापन कितना अद्भुत है। खैर, इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हम सबको सोचना चाहिए। जब हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग दौर में अलग अलग किताबों और राजनीतिक ताकतों ने इतिहास को अपने चश्मे से लिखा और इस्तेमाल किया, तो आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक इमारतें खड़ी हैं, उन्हें हमें किस नज़रिए से देखना और समझना चाहिए, इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।